अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है और एक अनसर्टन सिचुएशन है कि भारत ने जो पहले इक़दामात उठाए थे, क्या उसके बाद कोई वो मिलिट्री एक्शन या किसी तरह की जो मुहिम जोई है वो करने का इरादा रखा है या करेगा। इस तनाजुर में आज इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो पासिंग आउट परेड थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर गए, चीफ भी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। ये आम तौर पर कम ही होता है कि वैसे तो ज़ाहिर है कि ऑन एंड ऑफ जाते ही हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि आपको इस तरह की पासिंग आउट परेड पे जो सिविल मिलिट्री क़यादत दोनों वहाँ पर नजर आए। एंड इम्पॉर्टेंटली उन्होंने वहाँ पे अंग्रेजी में खिताब किया और लगता ये है कि वो जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में रैली की थी, दुनिया को एक पैगाम दिया था आफ्टर पहलगाम अटैक, तो अब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया। पहली दफ़ा पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया है और उसमें जो सबसे आई थिंक हाईलाइट है उसकी, आप कह सकते हैं कि एक ओलिव ब्रांच उन्होंने ऑफर की है भारत को और कहा है कि हम भारत के साथ जो भी ये वाक़े पेश आया है, अगर इसकी गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट तहकीकात होती हैं तो उसमें हम ताउन करने के लिए तैयार है। तो आगाज में ही मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आपने देखा और शहबाज कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसी तरह की बात की थी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो डिफेंस मिनिस्टर ने की थी। अब बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा है तो ऑब्वियसली ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर है। मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप पाकिस्तान ने लिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान समझता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, ये जो पहलगाम में वाक़या हुआ है, तो ठीक है, फिर आप एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवाएं जो क्योंकि पाकिस्तान और भारत आपसी ताल्लुकात में इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि भारत की तहकीकात के ऊपर तो पाकिस्तान यकीन नहीं करेगा। कामरान, पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने का बेहतरीन सबूत दिया है। एक तरफ जो भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजी है उसको भी ये रिस्पॉन्ड दे रहे, इस तरीके से दे रहे हैं कि लगे ना कि पाकिस्तान जंग चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर भारत की तरफ से किसी भी किस्म का वहाँ से मिस एडवेंचर होता है तो उसको ये रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ये जो बात है ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और मेरा ख्याल है ये सब कुछ करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरनल तो जो उन्होंने कंसल्टेशन की होंगी, जो हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं उनसे भी बात की होगी। इसका मतलब ये है कि कल किसी भी लेवल से अगर हम इसको देख लें, अगर फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के फोरम से ये एक क्रेडिबल इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होगी तो पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार है। दिस इज द मेजर डेवलपमेंट और एक दफा फिर ये चीज़ जाहिर करता है और एस्टेब्लिश करता है कि भारत जितनी मर्जी बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहे, जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी इकॉनमी हो जाए, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती। पाकिस्तान उसके जो भी हालात हों, जिस किस्म के भी वाक़यात हों, इस तरह का जब कोई वाक़या होता है तो इसने हमेशा एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर होने का सबूत दिया है। मेरा ख्याल है कि भारत वैसे तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल की बात आती है तो वो तीसरी जो ताकत है या थर्ड पार्टी मीडिएशन उसके हमेशा खिलाफ रहा है। लेकिन ये वाक़या क्योंकि इतना संगीन नौइयत का वाक़या है और पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे ट्रेजेडी करार दिया, तो भारत को इस ऑफर को कबूल करना चाहिए। अगर उनको लगता है, उनके पास सबूत हैं कि पाकिस्तान इस वाक़े के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलविस है, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। फौरी तौर पर जो न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको बुलाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इसी तकरीर के अंदर उसके 2-3 पहलू थे। फिर अंग्रेजी में उन्होंने तकरीर की और क्लियरली जो इल्ज़ामात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए, शहबाज शरीफ साहब ने उसका भी जवाब दिया। ये सुनते हैं। Contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt.
जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहलगाम में जो वाक़या हुआ उसको ट्रेजेडी करार दिया और पाकिस्तान इससे पहले भी कंसर्न शो किया था। पाकिस्तान में कोई भी शख्स, और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हर तरह की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान उसके खिलाफ है, और वैसे भी सिविलियंस का, मासूम लोगों को इस तरीके से कत्ल करना उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मेरा ख्याल है शहबाज इससे ज़्यादा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको देखें तो ये तो मकबूजा कश्मीर में बहुत अरसे के बाद ये वाक़या हुआ। पाकिस्तान में ऊपर तले कितने बीसियों ऐसे वाक़यात हुए। अगर आप जो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का वाक़या, हाईजैकिंग हुई, वहाँ पर इनोसेंट लोगों को शहीद किया गया, लेकिन भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट कभी भी सामने नहीं आया। मेरा ख्याल ये जो तो इससे बढ़कर और भारत इससे क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान इसे ट्रेजेडी भी करार दे रहा है, पाकिस्तान इसकी मजम्मत भी कर रहा है, पाकिस्तान इंक्वायरी करवाने के लिए भी तैयार है। कामरान, जो बेबुनियाद इल्जामात लगाना ये तो भारत का वतीरा रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले इस चीज़ को बड़ा एक प्रोएक्टिवली इसको टैकल करती तो शायद आज भारत को इस तरीके से इल्जामात लगाने की उसको जरूरत ना होती। ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या था, ये जितनी बड़ी ट्रेजेडी थी एक ट्रेन के ऊपर, मेरा ख्याल हार्डली दुनिया में इस तरह के चंद वाक़यात हुए हैं। ट्रेन में सिविलियंस की ट्रेन थी, उसको रोका गया, उसमें मासूम लोगों को शहीद किया गया। इस वाक़ये के ऊपर जो एक पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल एक रिस्पांस, एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। गालिबन यही वजह थी कि बावजूद इसके उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने यह बात कही कि इसमें गैर मुल्की जो ताकतें हैं वो मुलव्वस हैं। अगर पाकिस्तान वही करता जो आज भारत कर रहा है तो शायद आज थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट होती। और ये एक कंपैरिजन बनता भी है और हमारी इंटरनल सोल सर्चिंग का भी एक मौका है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हो, हमने माजी में ये बात की, फॉरेन ऑफिस आपको पता जो ब्रीफिंग्स भी हुई उसके अंदर भी ये बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने कुछ ऐसे उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात किए जिसमें लोगों को मारा गया। हम उस तरीके से उस चीज़ को ग्लोबली कैश नहीं करवा सके, भारत को उसका ग्लोबली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये ऐसे वक्त में हो रहा था, आपको पता है कि जब कनाडा के अंदर ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना हुआ था, वहां पे जो भारत के दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे उसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो हमें अगर वो कर लेते, आज भी अगेन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल स्टेट का जो एक मुजाहरा किया है, जाफर एक्सप्रेस की भी बात हो रही है और साथ उसके पहलगाम। और आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, मैं यूट्यूब के ऊपर एक इंटरव्यू देख रहा था, जनरल वीपी मलिक जो भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, तो उनसे जब सवाल हुआ कि क्या अब भारत को खुलकर बलूचिस्तान में जो मुदाखलत करते हैं करनी चाहिए पहलगाम हमले के जवाब में, तो उन्होंने ये कह ही दिया, एतराफ़ कर लिया कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं कोवर्ट होते हैं, यानी कि खुफिया तौर पर ऑपरेशन किए जाते हैं और रियासतें जब खुफिया ऑपरेशंस करती हैं तो उनको ओन नहीं करती। तो इसका मतलब है कि वो एडमिशन है उनकी तरफ से कि यस बलूचिस्तान में हम मुदाखलत कर रहे हैं लेकिन उसको ओन नहीं करेंगे। अब जहां शहबाज शरीफ ने इल्ज़ामात का जवाब दिया, मुस्तरद किया भारत की तरफ से जो लगाए गए, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का एक विक्टिम है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestation. As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis? जी, इसमें कोई शक नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर ने हक़ाइक़ बयान किए, 90,000 जो जानों की कुर्बानी, उसके अलावा फिर जो पाकिस्तान के इकनॉमिक लॉसेस हैं, अदरवाइज जो पाकिस्तान का सोशल जो इकनॉमिक फैब्रिक है पिछले 20-21 साल में तबाह हुआ है, नो क्वेश्चन अबाउट इट कि उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक की कि पहले तो हम कहते थे कोई $150 बिलियन की बात करते थे जो लॉसेस थे, यहाँ पर $600 अरब की शहबाज शरीफ साहब ने बात की। ये फिगर पहली दफ़ा सामने आया है और वो रिटन स्पीच कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि
कोई उनसे गलती से उन्होंने ये फिगर कोट कर दिया। कामरान, ये नंबर सरप्राइजिंग है क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जिसमें ये जो तमाम लॉसेस थे सिंस 2001 जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बना था तब से लेके जब आखिरी सर्वे छपा और ये PMLN की गवर्नमेंट थी जब उन्होंने अमेरिकन हुकूमत के कहने के ऊपर वो चैप्टर खत्म कर दिया था, उसकी वजह से ये दी गई थी क्योंकि अब उस तरीके से वॉर ऑन टेरर लड़ी नहीं जा रही और पाकिस्तान में उस किस्म के नुकसान नहीं हो रहे। तो जो आखिरी चैप्टर जो छपा था जो कि वजारत खजाना का एक क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक उस वक्त तक जो लॉसेस थे तकरीबन 15 साल में वो 150 अरब डॉलर के करीब थे। इसमें दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेस थे। जो लॉस ऑफ लाइफ था वो इसके अलावा था, तकरीबन 70,000 का फिगर उस वक्त काउंट होता था। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट लॉसेस में इन्वेस्टमेंट लॉस, टैक्सेस के लॉसेस, डायरेक्ट लॉसेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, उसके बाद डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने अपनी किताब में ये इन लॉसेस का जो नंबर दिया था तकरीबन 252 अरब डॉलर दिया था। अब इसको फर्दर देखने की जरूरत है कि 600 अरब डॉलर जो मोर देन डबल बनता है जो एक्चुअल लॉसेस अभी तक इंडिपेंडेंटली भी पाकिस्तान में वेरीफाई इस वक्त उसको चलें फिर कभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो फिगर दिया है, बट ये तो फैक्ट है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें नुकसान जो बलूचिस्तान में लॉसेस हो रहे हैं, नुकसान आज भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग की वजह से ही वहां पे भी कोई नई उन्होंने असेसमेंट की हो। और उसमें अब दूसरा जो अभी तक जो भारत ने इकदाम लिए हैं उसमें जो एक बाकी जो फैसले हैं, आपको पता है कि मिलिट्री एडवाइजर्स को निकालना, बॉर्डर बंद कर देना, वीजे ना देना, ये माजी में भी जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो इस तरह के इकदाम दोनों ममालिक उठाते रहते हैं। लेकिन जो एक फैसला जिसका बड़ा दूर रस जो नताइज हैं वो मुरतब होंगे पाकिस्तान के ऊपर, वो है जो सिंध तास मुआहदा है जिसको उन्होंने मुअत्तल किया है। और आज कुछ ये भी इतलात थी कि जो जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अब इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में खिताब करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। That water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से दो टोक मौक़िफ़ सिंध तास मुआहदे से मुतालिक, और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए क्योंकि बाकी मामला तो अपनी जगह पे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, हो सकता है कि बाकी जो टेंशन है और दहशतगर्दी से मुतालिक बाकी जो इश्यूज़ हैं वो एट टाइम्स डी एस्केलेट हो भी जाए, लेकिन ये एक अब ऐसा इशू है क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल जो ऑब्जेक्टिव भारत का था बेसिकली हो सकता है कि इस पहलगाम इंसिडेंट के आड़ में वो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको ऑल्टर किया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत की अब एक साइकी क्या है, भारत अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्वुर करता है और पाकिस्तान को समझता है कि हम तो कहीं स्टैंड करते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान को अपने बराबर का एक मुल्क तस्लीम करें, और अब जो भी रूल्स ऑफ द गेम होंगे वो भारत तय करेगा। अगर कोई ट्रीटी होगी भी तो हम नहीं साइन करेंगे, तो अपने मुताबिक करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें जहां अपनी जगह पे, ये एक ऐसा इशू है जो बहुत आगे चलकर सीरियस इशू बन सकता है और किसी बड़े तनाज़े का बायस बन सकता है ये मामला। कामरान, ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आज के दिन की, पहला जो उन्होंने तहकीकात में ताउन करने का उन्होंने दिया और दूसरी बात की वाली, इसमें जो अल्फाज का चुनाव था वो बहुत अहम था। उन्होंने तीनों चीज़ों को, अगर पानी को रोका गया, उसमें कमी की गई या उस पर डाइवर्ट किया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसको पाकिस्तान फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे ख्याल इसके बाद किसी भी किस्म की जो अगर किसी को थोड़ी बहुत गलत फहमी भी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए।
टेरिटोरियल जो एक ब्रीच होगा वो तो अपनी जगह पर है, जिसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये जो चीज़ है ये ज़्यादा सीरियस है, और जिस तरीके से जिन अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर ने इसको बताया है, बयान किया है, उसके बाद ये चीज़ अब क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान इस चीज़ को लाइट नहीं लेगा। और ये तो एक चले, अभी आजकल टेंशन के दिन चल रहे हैं और इन्होंने पानी दरिया में छोड़ दिया। ये अभी इतना पानी का बहाव नहीं है दरिया में जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान होता। इसका हल है, अगर इस तरह का कोई, अब एक चीज़ तो होगी ना, वो उस ट्रीटी को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फोर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है, मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। और मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि ये जो ट्रीटी है वो इंटैक्ट रहे, और अगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास क्या सबसे पहले लीगल और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र तो किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी ये हुआ कि तमाम जो पाकिस्तान के पास जो ताकत है फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, क्या वो पसे पर्दा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने से मुताल्लिक कोई किरदार अदा कर रहे हैं, और चीन जो इस दुनिया की और इस खत्ते की एक बड़ी ताकत है, उसका मुमकिना तौर पर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या किरदार हो सकता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी है वो अपनी जगह पे बरकरार है, एक अनसर्टन सिचुएशन है, तो दूसरी तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली लगता ही है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, खत्ते के ममालिक हैं, उनमें भी ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 24-48 घंटों के दौरान हम एक हेक्टिक डिप्लोमेसी देख रहे हैं। कल जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की टेलीफोन कॉल आई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, उसके बाद हमने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया। आज हम देख रहे हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, इजिप्ट और कई और जो दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स वगैरह भी वो मिले हैं आज इसहाक डार साहब से। तो लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कुछ जो ममालिक हैं, उनमें ये कंसर्न ज़रूर पाया जाता है। और शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ईरान तरफ से तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तो बाकायदा तौर पर एक ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम भी दिया और कहा कि क्योंकि उनके भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो अपने जो गुड ऑफिसेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए तैयार है। बट आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान तो शायद हमेशा तैयार रहता है, लेकिन भारत तैयार होगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अब एक जो हलचल आपको ज़रूर नज़र आ रही है, कम अज़ कम जो रीजन के ममालिक हैं जिनको ये खदशा है कि अगर ये वाकई दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता है तो फिर उनके इंटरेस्ट भी हर्ट हो सकते हैं। कामरान, आपको याद हो कि 2019 का जो वाकया हुआ था उसमें भी ईरान का बाकी ममालिक के साथ एक अहम किरदार रहा है। आज ईरान के जो प्रेसिडेंट है गालिबन, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, टेलीफोन कन्वर्सेशन उनकी भी हुई है। इसका मतलब है कि बैक चैनल जो है वो एक्टिवेट हुए हैं। कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता करना, और आज दूसरी साइड से ईरान के प्रेसिडेंट का भारत के प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना, तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन दो जो अहम मुलाकातें आज हुई जिसके ऊपर आप आई थिंक आपको रोशनी डालनी चाहिए। एक तो जो चीन के एम्बेसडर मिले हैं इसहाक डार साहब के साथ, और फिर बरतानिया की हाई कमिश्नर भी मिली हैं इसहाक डार साहब के साथ। तो यहाँ इन दोनों मुलाकातों से क्या खबरें निकली हैं वहाँ से? देखिए, बरतानिया ऑफ कोर्स एक बल्कि ये कश्मीर का मसला उन्हीं का छोड़ा हुआ है। अगर सही तरीके से पार्टीशन होती तो शायद आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतने मामलात ख़राब ना होते। मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्हीं का किया धरा है। तो एक इंटरेस्ट तो एक तो बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, ज़ाहिर है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनका काम ही यही है कि इनपुट लेना कि आखिर पाकिस्तान क्या असेस कर रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन आई थिंक जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर से ज़्यादा मेरे लिए जो अहम मुलाकात है वो जो चीन के एम्बेसडर इसहाक डार साहब से मिले हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान अगर अपनी सिक्योरिटी और सलामती के लिए जिस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है या तवक्को है कि वो हमारी मदद करेगा, वो यूएन का फोरम हो, अदरवाइज आपकी दिफाई ज़रूरियात हो, तो वो चीन है। तो उसमें एक तो इस जो स्टेटमेंट है उस पर आप नज़र डाल सकते हैं। उसमें यही कहा गया है कि रीअफर्मिंग द ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, द टू साइड्स exchanges views on the evolving regional situation and agreed to maintain close communication and coordination. ये दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। सो आई थिंक इन सो मेनी वर्ड्स इसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक
आपस में एक क्लोज जो कोऑपरेशन है वो करेंगे। कुछ जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं जो मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये चीन की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब आपको एक तो पता है कि ओवरऑल खास करके आई थिंक आफ्टर 2011 जो पाकिस्तान का जो दिफाई ज़रूरियात हैं, जो इन्हिसार है पहले अगर अमेरिका के ऊपर तो वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। आई थिंक कोई 70-80% हमारी जो अब दिफाई ज़रूरियात हैं वो चीन हमारी पूरी करता है। अब इस केस के अंदर जो मुझे पता चला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि चीन के जो बूट्स हैं ऑन सॉइल आ जाएंगे या चीन अपनी फौज यहाँ पर भेज देगा, लेकिन डोंट फॉरगेट कि चीन के पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है, चीन के पास जो इंटेलिजेंस गैदर करने की सलाहियत है, अब तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, दूसरी सैटेलाइट के जरिए बाकी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, साइबर वॉरफेयर भी है, तो उसमें जो मेरी इत्तला है कि चीन पाकिस्तान को आई थिंक क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है कि अगर कोई मूवमेंट पाकिस्तान या बॉर्डर एरिया पर हो रही है भारत की तरफ से या इस तरह की सिग्नलिंग होती है तो उस लेवल के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ आई थिंक ताउन करने के लिए तैयार हैं और ताउन कर भी रहे हैं। और दूसरा आई थिंक चीन का भी इंटरेस्ट इस तरीके से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है और किसी तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उससे चीन को भी नुकसान हो सकता है। और इसलिए एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो 1972 का जब शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने उसको सस्पेंड करने का फैसला किया है, तो एक जो पहले चीन की तरफ से माजी में बात होती रही थी कि पाकिस्तान और भारत को अपने जो मामलात हैं वो बायलैटरल फोरम्स के ऊपर सॉर्ट आउट करने चाहिए। तो ये अगर चीज़ बायलैटरल का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है शिमला एग्रीमेंट के बाद, तो क्या फिर ये इंटरनेशनलाइज जो चीज़ें हो रही हैं उसमें फिर चीन के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ सकती है? देखें, ये जो आपने जिक्र किया ना शिमला एग्रीमेंट का, इसमें आई थिंक पता तो सारों को है लेकिन डिटेल्स कम ही लोगों को पता है। ये 71 की वॉर के बाद जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद फिर ये शिमला में मुआहदा हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए थे और उधर से ग़ालिबन इंदिरा गांधी थी। तो ये जो मुआहदा हुआ था उसमें बुनियादी तौर पर एक तो ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान और जो भारत हैं इनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो बायलैटरली उसको हल किया जाएगा। और यही शिमला मुआहदा, जब भी हम UN की बात करते थे तो भारत शिमला मुआहदा का जिक्र करता था कि आपने तो शिमला मुआहदा खुद किया था जिसमें कहा था कि दो भी हमारे मसाइल हैं वो हम बायलैटरली हल करेंगे। अब इसके अलावा एक और जो सिग्निफिकेंट इसका पहलू है कि जो मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल है ये 71 से पहले सीज फायर लाइन होती थी और इसके बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया था और ये अग्री किया गया था कि दोनों जो साइड्स हैं टिल दी फाइनल सेटलमेंट इसकी जो करंट स्टेटस उसको ऑल्टर नहीं करेंगे। और अगर ये शिमला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, एक जो आपने खुद जिक्र किया, इसका मतलब है कि फिर वो जो हम कहते हैं कि जी बायलैटरली इश्यूज हल करेंगे, नहीं हल करेंगे। फिर जो सीज फायर जो करंट लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर वो सीज फायर दोबारा बदल जाती है तो उसका मतलब है कि वो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा, उधर कुछ भी हो सकता है। फिर एक और बात इसमें जो कहा गई है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और जो सॉवरेंटी है उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे ये शिमला मुआहदे में। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो अगेन इससे एक नया फ्रंट ओपन हो सकता है। फिर इसमें जो फ्यूचर रिलेशनशिप की भी बात की गई है कि एक अच्छे नेबर्स की तरह दोनों ममालिक जो हैं वो रहेंगे। एंड इम्पॉर्टेंटली जो इस शिमला मुआहदे का एक और जो सबसे बड़ा पर्पस था कि शिमला एग्रीमेंट वाज मेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड हैंडल इंडिया पाक डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डायरेक्ट टॉक्स। इसके बाद आपको पता है कि कारगिल भी हुआ, स्टैंड ऑफ 2001-2 में भी हुआ, होते रहे, बट एक इसकी एक खत्म तो कभी एक फुल ब्लोन एक वॉर नहीं हुई। हाँ फुल, लेकिन एक सिंबॉलिक इसकी इंपॉर्टेंस तो है कि चलें। लेकिन अगर ये जो मुआहदा है ये भी खत्म हो जाता है तो फिर तो एक फ्री फॉल हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। जिस तरह सिंध-तास मुआहदा अगर पूरी दुनिया इसकी मिसाल भी देती थी कि बावजूद इसके दोनों मुल्कों के दरमियान इतने ताल्लुकात ख़राब हैं लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रीटी है ये अपनी जगह पे मौजूद रही है, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें फिर ख़राब हो सकती हैं। एक और जो डेवलपमेंट हुई है, आई डोंट नो उसको इस स्टेज के ऊपर कितना वेट देना चाहिए, जो कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मेरे दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक है। अनलाइक इन द पास्ट जब इस तरह का कोई वाक़या होता था तो एक टिल्ट लगता था US पॉलिसी का टूवर्ड्स इंडिया, वो नजर नहीं आया। और यहाँ पे उन्होंने दोनों ममालिक की बात कर कहा कि दोनों अपने जो मामले थे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, लेकिन ज़ाहिर है कि ट्रंप से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उनसे एयरफोर्स 1 में ये सवाल हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन है, तो उन्होंने बड़ा हैरान कुन तौर पर जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैं दोनों पाकिस्तान और भारत के इस वक्त बड़ा करीब हूँ। और उन्होंने कहा कि फिर जो हैरान कुन उन्होंने बात की मज़ाक़ खेज़, उन्होंने कहा ये कश्मीर का जो मसला है ये तो सदियों से चल रहा है, बल्कि 1500 साल से चल रहा है।
ये जो प्रॉब्लम है तो ये खुद ही वो कह रहे हैं कि ये खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो उसमें जो दूसरा उसका पैगाम है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इंटरवीन भी नहीं किया, बट एक जरूर इसके अंदर कैच है कि भारत को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि भारत का तो ये ख्याल है कि वो खुलकर कहेंगे कि जी पाकिस्तान की मजम्मत भी करेंगे, कहेंगे जी कि आप जो लोग मुबैना तौर पर मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, मेरे दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वैसे पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट हुई आज, ट्रंप से रिलेटेड जो एक बिजनेस है उनका जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान ने आज लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है और हुकूमत पाकिस्तान ट्रंप फैमिली के साथ बिजनेस करने जा रही है। तो मेरा ख्याल है वो जो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है उसका भी कोई रोल हो सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के भी क्लोज हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो सारा पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं इस पर एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो भी लेंगे और डॉक्टर कमर चीमा जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतालिक बात कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा, माहिर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अमूर, और अक्सर भारत के जो टीवी चैनल्स हैं उस पर नज़र आते हैं। हिम्मत है उनकी वैसे, क्योंकि जो भारतीय चैनल्स पर जो डिस्कशन होती है वहाँ पर जाना कोई इतना आसान नहीं है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इसी से आगाज़ कर लेते हैं। एक तो जो आज प्राइम मिनिस्टर ने, आप कह सकते हैं कि एक ओलिव ब्रांच पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ऑफर किया भारत को कि पहलगाम हमले से मुतालिक पाकिस्तान तैयार है अगर एक गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट तहकीकात करवाई जाती है। भारत का हमें पता है माजी में भी वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ रहा है। क्या सेंस है आपकी, क्योंकि आप भारतीय चैनल्स के ऊपर काफ़ी अपेयर होते हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं कि शायद मे बी भारत इस दफा मान जाए कि ओके फाइन हम करवाते हैं इंडिपेंडेंट तहकीकात इस वाक़े की? बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज वजीर दाखिला ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो भारत कंडेम भी नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और इंटीरियर मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं गैर जानबदारा तहकीकात करवाना चाहते हैं, ये किसको कह रहे हैं? वो तो आपके दहशतगर्दी के वाकयात को कंडेम नहीं करते और आप कहते हैं कि हम इसमें तहकीकात में ताउन करना चाहते हैं अगर एक थर्ड पार्टी के पास चले जाए। मैं समझता हूं, मैं अपनी जाती राय दूंगा, बड़ी कमजोर स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, सवाल यह है कि आपके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी, उसके बाद आपका काम है जो उन्होंने किया, उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने और आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बात की, बात खत्म हो गई। अब जो होना था वो या तो देखे ना, या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इंटरेस्ट लेती, इंडिया पसंद ही नहीं करता कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरवीन करे। तो ये भारत को जो ऑलिव ब्रांच ऑफर करना है, क्या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस को बताना है कि हम तो तहकीकात करवाना चाहते हैं? जारी बात है, ना तो भारत ने इसको मानना है, ना भारत ने इसने हमारे साथ इंगेज करना है। मुझे ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि हम दुनिया को बताएं कि हम तो बड़े ट्रांसपेरेंट हैं और हम ताउन करना चाहते हैं। वो जाफर एक्सप्रेस पे भी हमले करवाएं, हमारी ये क्लियर अप्रोच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वो प्रॉक्सीज मौजूद हैं उनकी, लेकिन आपका नैरेटिव इतना कमजोर है कि आप शायद दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर वहां पे हमला होगा तो हम ताउन करने को तैयार हैं, पाकिस्तान में हमले हों तो वो तो बात भी करने को तैयार नहीं है। सो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान ने किया तो ठीक है इस सेंस के एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम क्लियर कर दें, अदरवाइज भारत इसका ये मजाज नहीं है और ना ही वो इस तरह का डिजर्व करता है। जो नैरेटिव वाली बात की है इसके ऊपर मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। एक चीज जरा अगर दोबारा इस चीज को डिस्कस कर ले, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो बड़ी कमजोर है, अगर आप उसका वेन्यू देखें, वेन्यू बड़ा सोच समझ के उन्होंने चूज किया और फिर सिर्फ गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं थी, आर्मी चीफ की मौजूद में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट दी गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है और जिस मौके पे, जिस वेन्यू पे ये दी गई है, क्या ये किसी जो बैकडोर कुछ एक्टिविटीज हुई हैं, कुछ जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया है, क्या ये उसका नतीजा कि आप भारत को पहले कुछ ऑफर करें फिर बात आगे बढ़ाते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो ईरानी और खासतौर पे सऊदी अरब के वजीर खारजा से बात हो रही है, ईरान ने भी ऑफर कराने को कहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, क्योंकि जब सऊदीज ने बात की है डॉक्टर जयशंकर से भी और डार साहब से भी, तो उस वक्त ये बात तो सामने आई होगी कि हम तो ये ऑफर कर रहे हैं, तो आप चीजों को डाई डाउन करें। मैं बेशक जहां से भी बात की गई, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से बात की गई, एक तो ठीक है कि हम एटलीस्ट बताना चाहते हैं कि हम ताउन करना चाहते हैं, हम किसी किस्म का अबहाम नहीं पैदा करना
चाहते, हम डायलॉग के हामी हैं, हम डिप्लोमेसी के हामी हैं, हमने ये बात करना, इसका वजन जरूर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको जरूर इसकी वैल्यू देगी, रिस्पेक्ट होगी कि देखें ये एस्केलेशन नहीं चाहते, इस हद तक तो होगी, लेकिन साथ में ये भी तो बात कर ली जाती है। और अब जो वजीर दाखिला ने चिक लगा दिया है कि साथ में जो जाफर एक्सप्रेस पे हुआ उसकी भी इजात तहकीकात करवाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये जाफर एक्सप्रेस वाला था, ये आफ्टर थॉट थी चीमा साहब, ये जाफर एक्सप्रेस वाला हमारी तरफ से आफ्टर थॉट थी या ये ऐसे ही प्लान आउट हुआ होगा कि जी पहले प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उसके बाद फिर जो है वो वजीर दाखिला ये बात करेंगे? देखिए, अगर वजीर दाखिला एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उसके बाद अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कर दी, तो इंडिया तो उसको वैल्यू तो देगा उस चीज को कि ये उस चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक और ये बताएं कि चलें, ये तो एक जो ऑफर की हमने तहकीकात की, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बाकी इश्यूज के ऊपर भी बड़ी आप कह सकते हैं कि सख्त बयान, या आप कह सकते हैं कि दो टोक अल्फाज में एक मौक़िफ़ अपना बयान किया। और जो सबसे अहम इशू मेरे ख्याल में बाकी इश्यूज के अलावा वो है इंडस वाटर ट्रीटी वाला, क्योंकि उसको जो सस्पेंड किया और इवेंचुअली लगता यह है कि भारत उसको एब्रोगेट करना चाहता है। अब वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है या रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उससे आप मुत्तफिक हैं या वो भी आपको कमज़ोर लगता है? क्योंकि उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान हर सूरत में अपना जो इंटरेस्ट है पानी का, अगर उसको कम किया गया, उसको डाइवर्ट किया गया या रोका गया, तो पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। तो उस बयान में प्राइम मिनिस्टर के आपको जान नजर आती है? देखिए कामरान साहब, बिल्कुल जान है और जारी बात है अपने हक के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें इस पैटर्न को भी समझना चाहिए ना कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत सारे मकासद हासिल करना चाहते हैं। 2014 में वो पावर में आए, उस वक्त उस 5 सालों में उरी का वाकया हुआ, फिर अगले 5 सालों में पुलवामा का वाकया हुआ और अभी ये जो पहलगाम का वाकया हुआ। तो पाकिस्तान तो अपना हक रखता है और खासतौर पर इंडिया की हुकूमत ये समझती है ये गजा की सिचुएशन के बाद कि जिस तरह मल्टीलैटरल फोरम्स और इंटरनेशनल लॉ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन चार्टर जिस तरह बेतौकीर हुए हैं, वो समझते हैं कि कौन दुनिया में हमें कौन क्या पूछ सकता है। तो वो और दूसरा उन्होंने इसको लिंक कर दिया, जो खत आया आज कल आया था उसको उन्होंने लिंक कर दिया टेररिज्म के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को इंटरनेशनल लॉ की कोई वर्थ वैल्यू नहीं है। साहब तो हमारे साथ रहे, यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे डिस्कशन कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल आप ठीक है। और भारत के मीडिया का तो ये हाल है, वो कहते हैं कि ये भारत का अक्टूबर 7 है, यानी कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था तो हमें उसी तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए। बट वो ये लोग भूल जाते हैं कि ठीक है, हमास के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, हमास के पास कोई फाइटर जेट्स नहीं है, हमास के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है। तो अगर वो पाकिस्तान को समझते हैं कि हमास जैसा वो एक ग्रुप है और वो पाकिस्तान पर आएंगे और चढ़ दौड़ेंगे और अपने मकासद हासिल कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के जो इजराइल है वो तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, जेनोसाइड कमिट करने के बावजूद हमास को फिर भी खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत की टेंशन से मुतालिक बात कर रहे हैं। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की जैसे ओवरऑल असेसमेंट यही है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है। आपका क्या ख्याल है कि अभी भारत जो है हर सूरत में, जो मोदी आप कह रहे हैं बहुत से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई शरारत करेंगे, या आपको लगता है कि अभी भी डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को डाई डाउन या डी एस्केलेशन की जा सकती है? देखिए, इस वक्त 15 वर्ल्ड लीडर्स ने नरेंद्र मोदी को कॉल की और पहलगाम के हवाले से कंडोलेंसेस की हैं। उनका लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत हाई है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने उनको साथ अफसोस का इजहार किया है। और उसके बाद आप देखें कामरान साहब के कल से साइलेंस है वहां पे। फॉरेन मिनिस्टर जो है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वजीर आजम कोई बात नहीं कर रहे। परसों मेरा ख्याल है एक स्टेटमेंट या कल मोदी साहब ने दी थी, उसके बाद साइलेंट। और आज उनकी जो उनकी मिनिस्ट्री ने कहा है कि फौज की जो मूवमेंट है उसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर ना करें। सो सवाल ये है कि ये मुझे नहीं लगता ये चीज़ें डी एस्केलेट होती नजर आ रही हैं, इसमें एस्केलेशन है। लेकिन अब देखना ये है कि
क्या वो किसी थर्ड पार्टी को वैल्यू देते हैं? हमारी तरफ से जो ऑफर गई है वो कमजोर ऑफर है। ये आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ वो जिसे कहते हैं ना खुराक करना है उन्होंने, तो हमें भी उस हवाले से थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए और यकीनन हम तैयार हैं। लेकिन सवाल यही है कि उनकी खामोशी कुछ चीजें बता रही है। उनको जो ग्लोबल सपोर्ट वो लेना चाह रहे हैं, वो अभी ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखें, उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एम्बेसीज में लोगों को कहा बाहर निकले, पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर वो करवा रहे हैं, तो वो मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं और उस मोमेंटम का वो फायदा लेके एक प्रॉपर सी जिसे कहते हैं ना एक टेसिट जो सपोर्ट लेके ग्लोबल वो एक इस तरह की चीज करना चाहते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल, क्लियर, और देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग ऑन द वे, मुझे लग रहा है। चीमा साहब, ये शहबाज भी आपसे आखिरी सवाल करेंगे, लेकिन मैं क्विकली आपसे चाहूंगा, जो आप इंटरनेशनल सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया, मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी करते हैं, और बरखा दत्त ने भी बड़ा गिला किया कि जी अमेरिकन मीडिया ने तो कोई इतनी लिफ्ट ही नहीं कराई। अगर आप ओवरऑल देखें, जो भारत का नैरेटिव है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, वो आपको अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, वो उस तरीके की सपोर्ट मुझे तो कम से कम नजर नहीं आई इस दफा भारत को जो मिल रही है। ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से, और उसकी वजह यह है कि वो अब न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रॉयटर्स हो, वो गिले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब आप इनको मिलिटेंट्स क्यों कहते हैं, आप इनको टेररिस्ट कहें। वो अपनी मर्जी की रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं। इवन विद इन इंडिया, हिंदुस्तान हिंदू ने बड़ी जो स्टोरीज लगाई हैं उसके ऊपर इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इस दफा उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही, और उसकी वजह यह है कि दुनिया समझ रही है कि जिस तेजी से उन्होंने रिएक्ट किया राइट आफ्टर 28 आवर्स उनके नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के मीटिंग के बाद, इतने बड़े पैमाने पर रिएक्ट करना विदाउट कलेक्टिंग एविडेंस, विदाउट इंडियन मीडिया का जिक्र किया, वेरी ब्रीफली एक कंपैरिजन तो दें दोनों मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया कैसे भी इस वक्त रिस्पांस कर रहा है और इंडियन मीडिया, वहां पे क्या आपको लग रहा है कि ये जो ओवरऑल एक नैरेटिव है, आप कह रहे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो खामोश है, लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो तो खामोश नहीं है, वो तो लगता है जंग चाहता है इस वक्त। सर आप देखें शहबाज भाई कि इस वक्त इंडिया के तमाम जो इंग्लिश चैनल हैं वो दिन में सारा दिन ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। पूरी दुनिया से वो एनालिस्ट लेते हैं, यूरोप, अमेरिका, वेस्ट, चाइना से, और उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि क्या हम इजराइल स्टाइल हमला करें, हम किस तरह के ऑपरेशन करें। वो एक पूरी दुनिया की जो ओपिनियन मेकिंग में बड़ा किरदार कर रहे हैं। फिर उनका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे वो दुनिया को सपोर्ट ले रहे हैं। सो उनका मीडिया जो है, खासतौर पर जो इंग्लिश मीडिया है, वो बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना फ्रंट लाइन सोल्जर है उनका, और वो काम कर रहा है। बाकी जो हिंदी मीडिया है, तो बाकी मीडिया तो चलो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन उनको ये जो ये एज है कि उनका इंग्लिश मीडिया। हमारे पास खत्म हो गया है। मैं भी ज़ाहिर है इंडियन मीडिया फॉलो करता हूं और उनसे यही कहूंगा कि आप जंग के जो शादियाने बजाना तो आसान है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती है, कोई 2.25 अरब की तकरीबन ये आबादी बनती है, तो फिर सारों को लग समझ जाएगी। और खास करके वो लोग जो टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जंग की, तो उन्होंने फिर खुद तौबा करनी है कि यार ये हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। तो आई होप कि जो सैनिटी है वो प्रिवेल करे, और हर जो कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उसका हल जो है बातचीत के जरिए निकलता है। तो बेहतर है कि पहले ही हम बातचीत कर लें। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।